हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का फिर से एक बार नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉडल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, हमने 13 मॉडल पेपर का डिस्कशन अब तक कर लिया है। ये हमारा 14 मॉडल पेपर है बच्चों। आपको बता दूं, हमारा ये जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीटली नर्सिंग एग्जाम पे बेस्ड है। आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वो यूपी नर्सिंग हो, या वो यूपीसी नेट हो, या वो बीएससी नर्सिंग हो, या या फिर आप किसी भी स्टेट नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल बेहतर से बेहतरीन साबित होगा बच्चों। अगर हमारे चैनल से अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं आपके तैयारी को और बूस्टअप जरूर करेंगे। हमारी टीम, मैं फिजिक्स देखता हूँ, अदर जो टीम्स हैं जैसे बायोलॉजी के टीचर्स बायोलॉजी देखते हैं, आपके जो केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री देखते हैं, जो बाकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर अपने सब्जेक्ट को डील करते हैं। और हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। उस मॉडल पेपर का अगर आप मॉडल पेपर का करके भी कॉलेज चले जाते हैं ना, तो वो नर्सिंग एग्जाम में आपके लिए काफी अच्छा प्रूफ होगा बच्चों। नर्सिंग का एग्जाम काफी वास्ट नहीं होता। अगर कोई बच्चा सिर्फ उसे सारे फॉर्मुलेज याद है 11 12 के, तो डेफिनेटली ही विल अचीव, और ही और सी विल अचीव डेफिनेट गुड मार्क्स इन दैट नर्सिंग एग्जाम। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम यशवंत कुमार है और मैं आज आप लोगों के सामने मॉडल पेपर 14 का डिस्कशन करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने 13 मॉडल पेपर का डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, मॉडल पेपर 14 का डिस्कशन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन में जो बच्चे दिख रहे होंगे, ये वो बच्चे हैं जो हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, और पिछले साल जुड़ने के बाद एक अच्छा रैंक के साथ वो आज किसी न किसी एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग आज करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 14 का डिस्कशन। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर डेफिनेटली अपनी क्वारी को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगर मैं या मेरी टीम उस क्वारी को लेगी, अगर वहां पे ही संभव हो पाया तो हम वही कर देंगे आपकी क्वारी को रिजॉल्व। अदरवाइज एक डेफिनेट वीडियो भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे हमारे ये जो चैनल है वो आपके लिए ही बना हुआ। आइए मॉडल पेपर नंबर 14 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द ई एन इक्वल टू -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, कहता है, हाँ, कहते हैं कि कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो इन्होंने बताया कि ग्राउंड स्टेट में एन बराबर कितना होता है बच्चों। तो ई बराबर हो गया -13.6 ओवर 1 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतने एनर्जी के साथ वो वहां पर बैठा हो, तो हम क्या करेंगे, इतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे तो बेचारा चुपचाप बेचारा वहां से निकल जाएगा। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है, तो हम उतना ही एनर्जी देंगे तो वो वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ वो उससे बंधा हुआ। तो मैं इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अगर उसे दे देता हूँ तो वो वहां से निकल जाता है, तब एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। तो इतना एनर्जी हम लोग देंगे। इसी इसी अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है कि रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज गिवन एज आर एन, मतलब nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो आर नॉट जो इन्होंने दे रखा है दैट इज, या फिर उन्होंने आर वन बोला है, वो 0.53 है। और जो n का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, दिस n इज नथिंग एल्स, इट इज a 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 3 जा 48 एंड कैरी 4, और ये हो गया 84। डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा देंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद का डेसिमल है, तो ये इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन 8.48 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 400 न्यूटन मीटर इज अप्रोक्सीमेटली। मैंने कई बार बताया कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 10 टू द पावर -9 के 9 मीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो आपको एनर्जी ऑफ प्रोटॉन पूछा है, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ। तो ई बराबर हमारा, ई बराबर जो होता है प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ इतना है। तो एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन जो कि आपसे पूछा गया वो 400 नैनोमीटर है। आपको पता है ई बराबर होता है एच सी बाय लेम्डा, ठीक है।
तो एच का वैल्यू होता है 4.1240 न्यूटन मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लेमडा इन न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर लेमडा न्यूटन मीटर में लेते हो तो तुम्हें ये जो आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। तो दैट इज 1.40 ओवर 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे, दो जीरो दो आ जाएगा, 4 2 10, 4 3 12, 4 1 मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3.1 इंटू 10 to the power 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। तो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा 16 कैरी कितना हो गया 6, और 16 थ्री जा सॉरी कैरी 1 हो गया 16 दिया 48 और 49, मतलब 4.96 इंटू 10 to the power -19 जूल इज द आंसर। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ मोमेंटम। मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम है कितना 6.6 इंटू 10 to the power -24। तो वेवलेंथ बराबर होता है लेमडा बराबर होता है एच बाई पी, और एच का जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 to the power -30। ठीक है, और पी का जो मोमेंटम है वो 6.6 इंटू 10 to the power -24। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 10 to the power -34 है और +24 हो जाएगा, दैट इज 10 to the power -10। दिस इज द आंसर। और 1 एंगस्ट्रम बराबर, अगर इसको एंगस्ट्रम में लिखना हो दैट इज 1 एंगस्ट्रम, अगर मीटर में है तो कोई कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी प्रकार को किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बच्चों आप अपनी क्वारी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उस क्वारी को लेगी और डेफिनेटली उसे सॉल्व करेगी। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर कुछ पेड अवेलेबल हैं और कुछ फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप फ्री और पेड दोनों का लाभ उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस प्ले स्टोर पे जाएं और चैनल को ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। बाइंडिंग एनर्जी व्हेन द मास, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी व्हेन द मास डिफेक्ट इज 0.01 kg। तो E बराबर होता है बच्चों 0.m × c²। ठीक है, मास डिफेक्ट m इज द डिफेक्ट मास, तो ये कहता है 0.001 इंटू 9 इंटू 10 to the power 16। 9 इंटू 10 to the power 16 क्यों? क्योंकि जब तुम c का स्क्वायर करते हो बच्चों तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 to the power 18 का स्क्वायर जो है 16 हो जाता है। तो ये तो 9 तो होगा ही और इधर चले जाएगा 10 to the power कितना हो जाएगा 10 to the power ये 16 है, 3 जीरोस कटेंगे तो दैट इज 10 to the power 13। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डे, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर हाफ टेस्ट। कहता है कि 10 दिन का हाफ लाइफ है, तो कितने हाफ लाइफ होंगे? तो 30 डेज में 30 डिवाइड बाई 10 मतलब 3 हाफ लाइफ है। तो कितने फ्रैक्शन बचेंगे? तो हमारा nth फ्रैक्शन जो होता है बच्चों वो होता है 1/2 टू द पावर n, मतलब 1/2 के पावर क्यूब, दैट इज 1/2 के पावर 8। 1/2 के पावर क्यूब दैट इज 1/8। तो आंसर होगा बच्चों सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, कैपेसिटेंस व्हेन चार्ज इज 50 माइक्रोकूलम स्टोर्ड एट 25। तो कैपेसिटेंस आपको फॉर्मूला पता है कि जो हमारा चार्ज क्यू बराबर होता है सी इंटू बी। चार्ज का वैल्यू होता है 50 हो गया, सी हो गया इंटू 25। तो सी बराबर क्या 50/25। तो आंसर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा देखो माइक्रोफैरड ठीक क्यों, मैंने माइक्रोफैरड इसलिए लिया बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज दिया है वो माइक्रोकूलम में दिया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द माइक्रोफैरड। सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड V इज इक्वल टू 10। तो एनर्जी स्टोर्ड आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज E इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने अगर आप इससे पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई सारे एनर्जी के फॉर्मूले बताए हैं। आप मुझे दो फॉर्मूले आप एनर्जी के फॉर्मूले को कमेंट करके बताइएगा डेफिनेटली बच्चों। ठीक है, तो हाफ हो गया, सी का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 10 इंटू 10।
तो सॉल्व करेंगे तो 10 टू टू जा 4 और 10 इंटू 10 100 100 इंटू 2 200 दैट इज 200 माइक्रो। करंट कहता है कि आप मुझे करंट बताइए जब कुलम चार्ज कितना है 120 कुलम और फॉलोज फॉर 60 सेकेंड। तो आपको करंट बराबर होता है क्यू क्यू बराबर होता है सॉरी क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई बराबर क्या होगा बच्चों क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है 120 ओवर कितना 60। सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 दैट इज क्या 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इज द करंट 2 एम्पियर इज द करंट 2 एम्पियर इज द करंट। लेट अस पॉज। फिर आगे बढ़ते हैं रेसिस्टेंस व्हेन द वोल्टेज इज 24 वोल्ट एंड द करंट इज 4 एम्पियर। आपको फॉर्मूला पता होगा रेसिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 का V इक्वल टू होता है आई इंटू V इक्वल टू होता है आई इंटू। तो V इक्वल टू आई इंटू आर में आपको क्या दे रखा है इसलिए रेसिस्टेंस पूछा है। तो R बराबर होगा V बाय आई V बाय आई। V कितना दे रखा है 24 और I कितना दे रखा है 4। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4 6 24 दैट इज 6 आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि पावर डिसिपेटेड व्हेन द वोल्टेज इज 20 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर इज। तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों V स्क्वायर बाय R V स्क्वायर बाय R। तो V का वैल्यू V कितना है 20 इंटू 20 अपॉन अपॉन कितना 5 5 4 जा 20 तो आंसर हुआ कितना 2 4 जा 80 वाट। क्यों तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है और P का जो फॉर्मूला होता है वो V स्क्वायर बाय R होता है। ये चीज है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -3। इससे पहले जो दो मॉडल पेपर करवाए हैं 12 और 13 उसमें मैंने ये सवाल एज इट इज बताया। ठीक है तो ये सवाल आप करके बताइए। ठीक है बच्चों तब मैं इसका आंसर भी द नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है ऐसे इजी है कुछ है नहीं। आप डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 4 मिलीमीटर मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं और टाइम रखते हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क हो गया। आप इसे कर रही है और फिर अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है ताकि मुझे भी लगे कि आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना रहे हैं। कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। आपको स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पता होगा न्यू बराबर हम लोग लिखते हैं सी बाय सी। क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम देखें सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है एक मिनट मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना होगा। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बराबर सी बाय न्यू। ठीक है सी का वैल्यू कितना होता है बच्चों 3 इंटू 10 पावर 8 और न्यू का वैल्यू होता है 1.5। तो सॉल्व करेंगे 1.5 इंटू 2 दैट इज क्या v बराबर होगा 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड 2 इंटू 10 पावर 8। तो आंसर कितना आया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। आप पावर ऑफ लेंस जब भी निकालते हैं जो पावर ऑफ लेंस आप जब भी निकालिएगा तो आपको उसमें ध्यान देना है कि P बराबर 1/f लिख रहे हैं। ठीक तो एफ आप मीटर में लिखते हैं और द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज राइट। तो P बराबर जब हम 1/f लिखते हैं 1/f तो ये आया 1 ओवर 0.2.5। ठीक है सॉल्व कीजिएगा तो 25 4 जा। तो आंसर है क्या कि 4 डायोप्टर इज द आंसर। ठीक है 4 डायोप्टर इज द आंसर। तो पावर ऑफ लेंस हमारा कितना आया बच्चों 4 डायोप्टर 4 डायोप्टर। ठीक है 4 डायोप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर कितने 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा बताता हूँ कि जब जब हमारा एक होता है मिरर और एक होता है लेंस। जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है और जो लेंस होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या लेना। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे मॉड्यूल जो तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उसमें देखा गया कि वो लेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है आगे बढ़ते हैं मिरर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। m बराबर हम लिखते हैं इसमें -v/u बट इसमें मैग्निफिकेशन m बराबर लिखते हैं ओनली v/u। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो f होता है वो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है और यहाँ पर जो v होता है ये इमेज डिस्टेंस और u होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ m हम मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं v हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v हमारा इमेज डिस्टेंस और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लेंस में बात करें तो लेंस में भी हमारा f जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है v हमारा इमेज डिस्टेंस और न्यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। m हमारा क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है v अगेन इमेज डिस्टेंस और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये सारे फॉर्मुलेस हैं आपको ध्यान रखना। ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये चीजें हटा दे तो ये आपको याद है
मैग्निफिकेशन की कहानी को अगर आपको जानना है बच्चों तो थोड़ा सा आप वेट, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ, ताकि आप फ्यूचर में मैग्निफिकेशन को देखकर आप ये बता दें कि क्या कहानी होने वाली है, मतलब कहानी क्या होने वाली है, मतलब कैसा ये इमेज बनूंगा। दिस इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ही है वो चीज जिससे आप बता सकते हैं कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा या रियल होगा या कुछ होगा। जैसे अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आप कहते हैं कि इमेज हमारा जो है वो वर्चुअल है। अगर एम का वैल्यू नेगेटिव होता है, अगर एम का वैल्यू हमारा नेगेटिव होता है तो आप कहते हैं कि एम जो इमेज होगा वो रियल होगा। जब हमारा वर्चुअल होता है तो वर्चुअल के साथ डायरेक्ट आता है, रियल होता है तो उसके साथ इन्वर्टेड आता है। फिर एम का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है, एम का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट की साइड से बड़ा। अगर हमारा एम का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम कहते हैं कि हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा हो, डिमिनिश्ड कहते हैं। ठीक है, ये सारी एम की कहानी हो गई। तो एम से ही सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं लेंस में। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कन्वेक्स लेंस में 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय 20 होता है, और 1 बाय 20 होता है, और 1 बाय वी प्लस 1 बाय 40 होगा। सॉल्व कीजिएगा 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 40 मिलेगा, एंड दिस इज आपको यहाँ से मिलता है 1 बाय वी। नाउ फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये आपको v इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 40 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ लेंस। तो v आपका 40 मिल। ठीक है बच्चों, मैंने ये कब सॉल्व किया, तो आपको याद रखना होगा कि मैंने ये मान के सॉल्व किया कि हमारा गिवन सिचुएशन जो है वो लेंस का है, तभी मैंने ये सॉल्व किया, तब हमारा आंसर किया है। आइए मैंने इसे इरेज कर दिया बच्चों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इस सवाल का जो आंसर क्या था बच्चों, ये हमने 40 निकाला था। ठीक है, 40 निकाला। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, मैग्निफिकेशन v इज इक्वल टू 20 एंड u इज इक्वल टू -10। तो अगेन मैंने बताया कि m बराबर होता है v बाई u फॉर ए लेंस। तो 20 ओवर -10 करते हैं तो आपको m बराबर -2 मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि फ्रीक्वेंसी बताइए जब आपका वेवलेंथ इतना है। तो मैंने कई बार बता चुका है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी बराबर होता है सी यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा। ठीक है, सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए फोटोन, फोटोन का स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों जो है, फोटोन का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की बराबर होता है, और ये होता है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा जो कि दे रखा है नैनोमीटर में। नैनोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 600 इंटू 10⁻⁹ -9 और 2 यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁷ -7 6 3 2 6। तो ये मिला आपको 0.05 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। पर फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा तुम्हें 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन वर्क फंक्शन इज इतना। तो हमें पता है कि फाई बराबर होता है एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू। तो आप अगर न्यू नॉट की वैल्यू बताएं, न्यू नॉट बराबर होता है फाई ओवर एच, फाई ओवर फाई ओवर एच। ठीक है, तो इन्होंने कितना दे रखा है वर्क फंक्शन का वैल्यू, वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻19 दे रखा है। आपको एच का वैल्यू पता होता है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो ये इजिली सॉल्व होने लायक लगता है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों तो न्यू नॉट आपको यहाँ से मिलेगा 6.6 एंड 6.6 तो कैंसिल हो जाएगा, -19 है और ये नीचे -34 है, ऊपर जाएगा तो 11 और 15 10⁻15 हर्ट्ज के अप्रॉक्स में है। तो आप ये कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन रेडियस ऑफ ए बोर ऑर्बिट, ये सवाल आपको खुद करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 खुद करना है। ये सवाल कई बार आ चुका है, सर करेंगे कैसे, मैंने कई बार बता चुका है कि जो nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है, बोर का nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो होता है वो Rn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर नॉट, और आर नॉट का जो वैल्यू होता है n स्क्वायर इंटू आर नॉट, जो आर नॉट का वैल्यू होता है आप तो लिख सकते हैं दिस इज 0.529। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कब मैक्सिमम होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Fe के लिए मैक्सिमम होता है, मतलब वो आयरन के लिए मैक्सिमम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है कि करंट डेंसिटी जो है वो 10 एम्पियर है और एरिया हमारा 5 मीटर है। तो आपको करंट डेंसिटी जे बराबर होता है आई बाय ए, ठीक है। आई का वैल्यू हमारा 10 है और एरिया हमारा 5 है, सॉल्व करेंगे दैट इज 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप में से कोई बच्चा मुझे इसका डायमेंशन बता सकता है क्या? मुझे आप में से कोई बच्चे इसके डायमेंशन बता सकते? डेफिनेटली बच्चों, अगर आप इसका डायमेंशन बता पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे बेहतरीन से अच्छे दिशा में, मतलब यू आर इन द गुड वे, ठीक है, यू आर इन द राइट वे, यू आर इन द राइट पाथ, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 न्यूटन कूलम्ब एंड एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, बट इस केस में हम कॉस थीटा को, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे? क्योंकि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो 50 है और एरिया हमारा 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर की जो एनर्जी होती है बच्चों वो होता है हाफ ऑफ एल इंटू आई का स्क्वायर। तो हाफ लिखें और एल का वैल्यू कितना है 5 और आई का वैल्यू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो सीधा आ रहा है बच्चों, दैट इज ये 10 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो एनर्जी कितना आया 10 जूल, एनर्जी कितना आया 10 जूल। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना है, और 300 न्यूटन मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। तो सी बाय लैम्डा मतलब सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा का जो वैल्यू है वो 300 इंटू नैनोमीटर में है बदलना बच्चों। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको 3 और 3 कट जाएगा और मिलेगा आपको सीधा सीधा 1 इंटू 10⁸ तो मिलेगा 1 इंटू 10⁻15 और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको बच्चों यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगेन बच्चों, आपको किसी प्रकार का यहाँ तक जो भी मैंने बताया इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद उस क्वेरी को लूंगा और आपकी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे। आई क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया। आई क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। तो फ्रैक्शन ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला होता है एन फ्रैक्शन का जो nth हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है आफ्टर n फ्रैक्शन। तो 1/2 पावर मतलब 1/5, दैट इज 1/32 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, लॉजिक गेट ऑफ एनओआर व्हेन द इनपुट से 0। जो हमारा नॉर गेट होता है बच्चों, नॉर गेट जो होता है वो नॉट और से बना होता है, नॉट प्लस और से बना होता है और इसके बूलियन अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है y बराबर होता है a प्लस बी पर बार। अगर ये दोनों आउटपुट 0 है तो 0 प्लस 0 दैट इज आपको 0 मिलता है, 0 पर बार क्या होगा 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वर्क डन इज 30 जूल एंड चार्ज इज 10 कूलम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल में बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने पहले ये सवाल करता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हमारा कितना दे रखा है 30 और जो चार्ज है वो होगा 10। तो सॉल्व करेंगे दैट इज आपको मिलेगा 3 वोल्ट। तो इसी अकॉर्डिंग 27 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता दूं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप मुझे बताइएगा वर्क डन इज आल्सो स्केलर एंड चार्ज इज आल्सो स्केलर, देन व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी होता है, क्या ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। फिर इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स पे ही कर दूंगा कि आंसर क्या है। डेफिनेटली बच्चों आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पाएगा मैं वो करूंगा। तो आप लगातार इस चैनल से बने रहिए और अपनी रिक्वायरमेंट को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ऐसा वीडियोस चाहिए, मुझे ये कमेंट बॉक्स आप मुझे बताइए कि अगर आपको फुल चैप्टर का वीडियो चाहिए देन वी विल रेडी टू प्रोवाइड इट, हम उसे प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। बस आप में जुनून होना चाहिए और वो ऐसा जुनून कि आपके ऐसा जुनून हो कि आपके लाइफ को संवार, ठीक है। हम आपके उस जुनून को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं बच्चों। आइए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, कैपेसिटेंस व्हेन एनर्जी इज स्टोर्ड इज 4 माइक्रो जूल एंड वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो बच्चों इन्होंने एनर्जी स्टोर बोला है और एनर्जी स्टोर बराबर ई बराबर होता है हाफ ऑफ हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। तो इन्होंने 400 हमारा एनर्जी है, हाफ है और सी है और बी का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, बी का स्क्वायर यहाँ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मीन्स 400, 400 और 400 कट जाएगा बच्चों, तो सीधा यहाँ से चला रहा है C बराबर 2 इंटू 1, दैट इज C बराबर 2 माइक्रोफैरड इज द आंसर। C बराबर 2 माइक्रोफैरड इज द आंसर। डेफिनेटली बच्चों ये उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है energy of a photon with a frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, 6 into 10 to the power 14 hertz। तो E बराबर हमारा होता है बच्चों, E बराबर होता है, E बराबर 1 ओवर सॉरी E बराबर होता है H इंटू न्यू। ठीक है, H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 6 6 36 कैरी 3, कितना हो गया 339.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉडल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि सेमीकंडक्टर बिकम्स कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तभी वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर में बदल सकता है। ठीक है, इंक्रीज करने से उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये हमारा मॉडल पेपर नंबर क्वेश्चन 1 से लेकर मॉडल पेपर नंबर 14 का 1 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अगर आपको बच्चों किसी भी सवाल में डाउट है तो अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम उस क्वेरी को लेगी या तो उस पे वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा पर, या नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा पैरेलली एक नर्सिंग गुरुकुल का ऐप भी है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर कर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। उस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज होंगे, मॉडल पेपर होंगे और टेलीग्राम सपोर्ट्स भी मिलेंगे आपको, क्योंकि आप जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना तो उनमें कई तरह के डाउट्स होते हैं, उनमें कई तरह का सेल्फ डाउट होता है, तो उन सेल्फ डाउट को भी हम देंगे और आपको एक प्रोसेस हमारा जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर गाइडर की तरह हमारी टीम काम करती है आपके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमारे प्ले स्टोर को डाउनलोड करें और हमसे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े ताकि हम भी कह पाए कि ये बच्चा हमसे जुड़ा था और एक आज अच्छे नर्सिंग गुरुकुल में अपनी तैयारी को कंप्लीट अपनी अपनी नर्सिंग गुरुकुल में नर्सिंग गुरुकुल से अपनी तैयारी किया और आज वो एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा है। तो धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर्स के साथ, तब तक के लिए।